हेलो मेरे भाई और बहनों, आप सभी कैसे हो। आपका सीटेट के संस्कृत क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ संस्कृत। आज मैं आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में भर भर कर आते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में खूब देखने को मिलते हैं। आइए देखिए, मेरा पहला प्रश्न क्या है। मुक्त प्रश्नानां प्रमुख विशेषता वर्तते, तत्र मूल्यांकनं कठिनं भवति, तेषाम् एकमेव उचितम् उत्तरमस्ति, विभिन्न प्रकार व्याख्यानां ते अवसरः दीयते, तत्र आह्वानि। 1 मिनट गाइज। तो देखो हमारा प्रश्न क्या है, समझो कि मुक्त प्रश्नानां प्रमुख विशेषता वर्तते, यानी मुक्त प्रश्न का प्रमुख विशेषता क्या है। तत्र मूल्यांकनं कठिनं भवति, तेषाम् एकमेव उचितम् उत्तरम् अस्ति, विभिन्न प्रकार व्याख्यानां ते अवसरः दीयते, तत्र आह्वानि। सबसे पहले मेरे भाई और बहनों, आप यह समझो कि प्रश्न कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्रश्न 2 प्रकार का होता है। एक प्रश्न आपका मुक्त होता है और एक प्रश्न बंद होता है। जो बंद प्रश्न रहता है ना, उसका एक ही उत्तर होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताइएगा। जैसे आप पूछिएगा कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम हेमंत है। ठीक है, देखो एक ही जवाब हुआ ना, एक ही। मुक्त है, ये बंद है, ये मुक्त बंद है, क्योंकि इसका एक ही उत्तर है कि मेरा नाम एक ही है। ठीक है, पूछेगा आप किस देश में रहते हो, तो बोलिएगा भारत। देखिए इसका एक ही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न बंद होते हैं। अब देखिए, अगर आपको कहेगा कि गाय के बारे में 2 बातें लिखो, तो आप बहुत तरह का बात लिख सकते हो, तो आपका उत्तर इसमें 1 से अधिक होगा, तो ये मुक्त होगा। तो आप ये समझ गए ना, तो प्रश्न आपका 2 प्रकार का होता है। एक मुक्त प्रश्न होता है और एक बंद। एक प्रश्न आपका मुक्त होता है और एक बंद। तो बंद में एक ही उत्तर होगा और मुक्त में एक से ज़्यादा, यानी 2, 4, 10, 20, ये आपका मुक्त हो गया। तो मुक्त प्रश्नानां प्रमुख विशेषता वर्तते। 1 मिनट गाइज। चलो भाई, फैन चल रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए। चलो अब शुरू होते हैं। तो देखो, मुक्त प्रश्न और बंद प्रश्न आपने समझा। बंद प्रश्न में एक ही आपका रिप्लाई होगा, एक ही आंसर होगा, और मुक्त में आपका 1 से अधिक आंसर होगा। ये तो समझ गए। अब देखो क्या कहता है। मुक्त प्रश्नानां, यानी मुक्त प्रश्न में प्रमुख विशेषता वर्तते, यानी मुक्त प्रश्न में क्या विशेषता होता है, बताइए आपका कौन सा राइट होगा। तत्र मूल्यांकनम कठिना भवति, इसका मूल्यांकन कठिन होता है, ये तो गलत हो जाएगा। तेषाम एकमेव उचितम उत्तरमस्ति, इसमें एक ही उचित उत्तर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार व्याख्यानां तय अवसरः दीयते, आपका राइट सी नंबर जाएगा, क्योंकि मुक्त प्रश्नानां है, मुक्त प्रश्न है, और इसका प्रमुख विशेषता क्या है, विभिन्न प्रकार, यानी अलग अलग प्रकार का व्याख्यान का ये अवसर देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जो मुक्त प्रश्न रहेगा उसका 1 से अधिक उत्तर होगा। 1 से अधिक उत्तर को हम लोग विभिन्न प्रकार कह सकते हैं, कि जो मुक्त प्रश्न रहेगा उसका विभिन्न प्रकार का उत्तर होगा, यानी 1 से ज़्यादा उत्तर होगा। तो लेकिन अगर यही बंद रहता तब एक ही उत्तर रहता, लेकिन यहाँ बंद प्रश्न नहीं ना, हमारा क्या है, मुक्त प्रश्न है। तो गाइज, मेरे भाई मेरे बहनों, ये समझो कि प्रश्न देखो क्या कह रहा है। मुक्त प्रश्नानां प्रमुख विशेषता वर्तते, मुक्त प्रश्नानां, जो मुक्त प्रश्न है इसका प्रमुख विशेषता क्या है, तो क्या होगा, तत्र मूल्यांकनम कठिना भवति, इसका मूल्यांकन करना कठिन होता है, ये तो गलत बात है। तेषाम एकमेव उचितम उत्तरमस्ति, इसका एक ही उत्तर, ये भी गलत है। तो सही कौन सा जाएगा कि विभिन्न प्रकार व्याख्यानां ते अवसर दीयते, यह विभिन्न प्रकार के व्याख्या का अवसर देता है, आपका राइट सी जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभाषिकता
कौन सा राइट जाएगा? भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, भाषा शिक्षणे एका बाधा, भाषा संसाधनां कृते प्रमादकारी। ये बहुभाषिता क्या है? यानी एक से अधिक भाषा की जानकारी। अगर हम बच्चे को एक से अधिक भाषा की जानकारी दे रहे हैं या उसको मिल रहा है तो ये क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। ये आपका पॉजिटिव वर्ड में आता है। ये आपका क्या आता है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वर्ड है। बहुभाषिता पॉजिटिव वर्ड है। ये विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए, बालकों के लिए हितकारी है बहुभाषिता। तो भाषा अधिगम, भाषा के अधिगम में, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये आपका राइट जाएगा कि भाषा अधिगम में, भाषा को सीखने में एक यह महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिता। यानी ये होगा, क्योंकि ये भाषा अधिगम समस्या सृष्टि करोती। बहुभाषिता जो है भाषा के अधिगम में समस्या नहीं करता है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत बात है। भाषा शिक्षण एका बाधा, ये बहुभाषिता जो है ये भाषा शिक्षण में बाधा भी नहीं है, बढ़िया बात है। भाषा संसाधनम कृते प्रमादकारी, ये भाषा संसाधन में कष्टकारी है, कष्टकारी भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो आपका बहुभाषिता में ये राइट जाएगा गाइस कि भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। बहुभाषिता भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम। बहुभाषिता जो है भाषा अधिगम में, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है गाइस। और आपका आंसर ए नंबर राइट जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 3 नंबर में क्या होगा आपका। निम्नलिखितेषु किं सामाजिक उपभाषा कथ्यते? कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषाया विशेषता, कस्यापि राज्यस्य, देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा, भाषा क्षेत्रस्यानुगते, कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता, कस्यापि क्षेत्रस्य लिखिता भाषा साहित्यम च। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा। कहता है निम्नलिखितेषु, निम्नलिखितेषु मतलब नीचे जो लिखा गया है। निम्नलिखितेषु किंग मन का क्या सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखित में सामाजिक उपभाषा हम किसको कहते हैं? निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में जो नीचे जो लिखा है, ये निम्नलिखितेषु का मतलब ये जो नीचे लिखा है, ये 4 ठो लिखा है ना, ये 4 ठो, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। ये नीचे लिखा गया है कि नहीं? तो निम्नलिखितेषु नीचे लिखा हुआ, किंग मन क्या सामाजिक उपभाषा, सामाजिक भाषा कथ्यते, सामाजिक उपभाषा क्या कहता है? कस्यापि समुदायस अथवा जनसमूहस भाषा विशेषता। कहता निम्नलिखित किंग सामाजिक उपभाषा कथ्यते, कस्यापि समुदायस, कोई भी समुदाय, अथवा जनसमूहस या जन के समूह, लोगों का समूह, भाषाया विशेषता, ये भाषा विशेषता। ये सामाजिक उपभाषा क्या कहता है कि कस्यापि समुदाय, कोई भी समुदाय अथवा जन समूह का ये भाषा का विशेषता है, ये सामाजिक उपभाषा। आपका राइट ए नंबर जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे हम बढ़ते हैं ये क्वेश्चन पर। भाषा अस्ति, भाषा है। जब भी अस्ति रहे, अस्ति का मतलब है होता है और नास्ति मतलब नहीं होता है। ठीक है, भाषा अस्ति, भाषा क्या है? एका स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम अस्ति, स्वाभाविकी भाषा नास्ति, स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम नास्ति, बधिर समुदायस्य कृते षड्गेत समूह। भाषा क्या है? देखो स्वाभाविक भाषा नास्ति, ये स्वाभाविक भाषा नहीं है, ये तो नास्ति, नास्ति में नहीं, ये निगेटिव है, ये नहीं होगा। स्वाभाविका भाषा यस्या व्याकरणम नास्ति, नास्ति में नहीं, ये तो निगेटिव हो जाएगा। बधिर समुदायस्य कृते षड्गते समूह, ये बधिर समुदाय, ये भी निगेटिव है। तो भाषा अस्ति, भाषा क्या है? देखो एका, एक स्वाभाविकी भाषा, भाषा क्या है? एक स्वाभाविक भाषा। भाषा क्या होता है गाइस? कि जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, और चाहे हम लिखकर व्यक्त करें, चाहे बोलकर व्यक्त करें या पॉइंटिंग करें, इशारा करें, भाषा वही है। आप जान रहे हो भाषा क्या है? जिसके द्वारा मानव अपने मन के विचारों को लिखकर
बोलकर या इशारे के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है वही भाषा है। तो भाषा अस्ति, भाषा है क्या है? एका स्वाभाविकी भाषा, ये स्वाभाविकी भाषा है, भाषा स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। यस्या व्याकरणम अस्ति, और इसमें व्याकरण भी होता है। हर भाषा को, हिंदी को अपना हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश को अपना ग्रामर है, संस्कृत को अपना व्याकरण है, तो हर भाषा को अपना व्याकरण, उर्दू को एक व्याकरण है। तो भाषा अस्ति कौन सा राइट जाएगा? भाषा को है एका, एक स्वाभाविकी भाषा, एक स्वाभाविक भाषा है। यस्या व्याकरणम अस्ति, और इसको व्याकरण भी है, तो राइट आपका ए नंबर जाएगा। अब बताओ गाइज, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते? संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते? यानी संस्कृत भाषा जो सर्वाधिक सफल भाषा है, कस्य कृते वर्तते, ये किससे किससे वर्णन होता है? संस्कृत सर्वाधिक सफल भाषा किससे? किससे आप संस्कृत को सर्वाधिक सफल भाषा करोगे? दूरदर्शनस्य से, चलचित्रस्य, संगणकस्य से, आकाशवास्या से, किससे? संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफल भाषा है, यह किससे किससे होगा? संस्कृत को आप सर्वाधिक सफल भाषा करोगे किससे? दूरदर्शन से, टीवी से करोगे? बिल्कुल नहीं। चलचित्र सिनेमा से करोगे? बिल्कुल नहीं। आकाशवास्या से, रेडियो से करोगे? बिल्कुल नहीं। तो ये देखो संगणकस्य यानी कंप्यूटर से, आपका ये राइट जाएगा। ये देखिए संगणकस्य का जो हिंदी होता है ये कंप्यूटर होता है, यानी कंप्यूटर को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं गाइस? संगणकस्य। तो संस्कृत भाषा सर्वाधिक, संस्कृत भाषा सबसे अधिक सफल भाषा किससे होगा? तो आपका कंप्यूटर से होगा, यानी संगणकस्य होगा, आपका सी राइट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये बताओ 6 नंबर में कौन सा होगा? बताओ। भाषण कौशलस्य विधिया नास्ति, ये भाषण कौशल विधि नहीं है, नास्ति जहाँ रहेगा, नास्ति मतलब नहीं। अनुवाद विधिया, कथा कथन विधिया, गीता विधिया, संभाषण विधिया, तो भाषण कौशलस्य विधि, भाषण कौशल विधि नहीं है। देखो कथा कथन विधि, कथा कथन, इसमें कहना पड़ रहा है ना, तो ये क्या है? भाषण में आ जाएगा, क्योंकि बोलना पड़ता है ना। गीता विधि, इसमें भी बोला जाता है, ये भी भाषण में आ जाता है। संभाषण विधि, इसमें भी देखो भाषण आता है। लेकिन अनुवाद विधि, अनुवाद जब हम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ये भाषण कौशल विधि नहीं है। अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, ठीक है, ये आपका भाषण कौशल विधि में नहीं है, आपका ये जाएगा। ये तो भाषण कौशल विधि में आता है। कथा कथन विधि, कहना बोलना। गीता विधि, इसमें भी बोलना पड़ेगा, भाषण में आ जाएगा। संभाषण विधि, इसमें भी बोलना पड़ेगा, भाषण में आ जाएगा। लेकिन आपका अनुवाद विधि, जैसे देखो, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आई ईट। देखो ये जब हम लिख दिए तो इसमें हमको भाषण कौशल नहीं है, ये भाषण कौशल विधि नहीं, तो लिख दिए यार। तो यहाँ भाषण कौशल विधि नास्ति, भाषण कौशल विधि नहीं है। कौन? अनुवाद विधि भाषण कौशल विधि नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो आपका राइट ए जाएगा। बताइए ये 7 नंबर में कौन सा होगा? भाषण कौशलस्य, भाषण कौशलस्य भाषा कौशलेषु कतमः क्रमः। भाषण कौशलस्य जो है ये भाषा कौशल का कतमः क्रम, यानी कौन सा क्रम है, कौन सा ऑर्डर है? समझ रहे हो ना भाऊ? भाषण कौशलस्य भाषा कौशलेषु कतमः क्रम, भाषण कौशल भाषा कौशल का कतमः क्रम, कौन सा क्रम है? तो देखो भाषा कौशल जो होता है ना, ये 4 तरह का होता है। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। श्रवण जो होता है वह सुनकर अर्थ ग्रहण करने वाला कौशल है। श्रवण में हम लोग सुनकर अर्थ को ग्रहण करते हैं, ये आपका पहला है, पहला भाषा कौशल है। दूसरा भाषा कौशल है भाषण, जिसको हम लोग वाचिक भी बोलते हैं, मौखिक भी बोलते हैं। इसमें विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल होता है, ये दूसरा है। तीसरा है
पठन, इसमें पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है। चौथा है लेखन, इसमें विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल है। तो यहाँ देखो कहता क्या है, भाषण कौशलस्य भाषा कौशलेषु कतकम कर्मा। ये भाषण कौशल, भाषा कौशल का कौन सा क्रम है? श्रवण पहला है, भाषण दूसरा है, पठन तीसरा है, लेखनम चौथा है। तो भाषण दूसरे में आता है ना, तो क्या हो जाएगा राइट, द्वितीय कर्म, क्योंकि प्रथम कर्म में श्रवण आता है, ये तो नहीं होगा। चतुर्थ क्रम में लेखन आता है, ये भी नहीं होगा। तृतीय क्रम में पठन आता है, ये भी नहीं होगा। तो भाषण कौशलस्य जो है भाषा कौशल, तो कतमा कर्म, भाषण कौशलस्य जो है भाषा कौशल का कौन सा क्रम है? तो ये दूसरा है ना, इसलिए द्वितीय कर्म। आपका आंसर ए राइट जाएगा। अब देखो 8 नंबर में क्या होगा, बताओ भाऊ। पठन समय अधस्थनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम? उच्च स्वरेण पठनम, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, धारा प्रभावेन पठनम। पठन समय, जिस समय आप पठन करते हो, पठन मना पढ़ना, पठन मना, पठन का मतलब होता है पढ़ना, पठन का मतलब पढ़ना, समझो। पठन समय, जिस समय आप पढ़ते हो, अधस्थनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, उस समय सबसे अधिक, सर्वाधिकम माना सबसे अधिक, किसका महत्व होता है? कहता है पठन समय, पढ़ते समय, अधस्थनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, पढ़ते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा चीज था? उच्च स्वरम पठनम, तुम ऊंचा ऊंचा बोल बोलकर ऊंचे स्वर में पढ़ते हो, क्या ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, पढ़ते समय शब्द, हर एक शब्द को पढ़ो, ये भी बिल्कुल उतना नहीं है राइट। धारा प्रभावेन पठनम, आप धारा प्रवाह पूरा स्पीड से पढ़ो, ये भी सही नहीं है। तो आपका राइट जाएगा ये पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, यानी पाठ का अर्थ को आप जानो, ये अवगमनम मना जानना, अवगमनम मना जानना। सबसे जो मेन बात है, पठन समय, पढ़ते समय, अधस्थनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? कि पाठस अर्थस अवगमनम, पढ़ते समय आप अर्थ को समझो, उसके भाव को समझो। पढ़ना का मतलब क्या होता है? आपका गढ़ना होता है, आप उस चीज को अंडरस्टैंडिंग करो। वरना हम आपको कहते हैं वो खाने से ही क्या फायदा जब पेट ना भरे, वह नहाने से ही क्या फायदा का भाऊ कि देह हाथ ना भिजे, वह सोने से क्या फायदा जब आंख नहीं बंद हो। तो पढ़ने से क्या फायदा जब हम पाठ को बढ़िया से समझे ही नहीं। तो क्या होगा बोलिए कि पठन समय अधस्थनेषु कस्य महत्वम, पढ़ते समय कौन सा चीज सर्वाधिकम महत्वम, सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपका बी राइट जाएगा, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, यानी पाठ का अर्थ को आप जानो समझो, आपका बी जाएगा। अब बताओ कौन सा आपका इसमें आंसर होगा राइट। 9 नंबर के सवाल में बताओ, श्रवणम भाषणम पठनम लेखंच इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। श्रवणम भाषणम पठनम लेखंच इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। इसमें बताओ कौन सा? कि श्रवण, श्रवण मना सुनना, श्रवण मना सुनना, ठीक है। भाषणम, भाषण मना बोलना, पठनम मना पढ़ना, लेखंच मना लिखना, इत्यते इसमें, स अपरम इससे भी ऊपर भाषा कौशलम कौन है? यानी सुनना, भाषण बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके ऊपर कौन सा भाषा कौशल, इससे भी ऊपर कौन सा भाषा कौशल है? देखो आप ये जानो कि देखो ये श्रवण जो है, ये श्रवण, ठीक है, और ये पठनम, श्रवण और पठनम यानी सुनना और पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल है, इसको हम ग्रहण करते हैं। और आपका जो है ये पठनम, ये देखिए आपका श्रवण, श्रवण और पठनम यानी सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। अब देखो यहाँ बोलना और लिखना, ठीक है, बोल यानी भाषणम, ये देखो भाषणम और लेखंच ये लिखना, ये आपका
अभिव्यक्तात्मक कौशल है, इसको हम लोग अभिव्यक्त करते हैं। तो सुनना और पढ़ना को हम लोग ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ये कई बार सीटेट में पूछा है कि सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक कौशल है, इसको हम ग्रहण करते हैं, और बोलना और लिखना को हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखंच इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। श्रवण सुनना, भाषणम बोलना, पठनम पढ़ना, लेखंच लिखना, इत्यते ये सब में स अपरम इससे भी ऊपर भाषा कौशल कौन है? व्याकरणम बिल्कुल नहीं, अधिगम बिल्कुल नहीं, सृजनात्मक बिल्कुल नहीं, चिंतनम चिंतन। देखो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनच इत्यते स अपरम भाषा कौशलमस्ति। चिंतन चिंतनम ये चिंतन करना, मेडिटेशन, ये भाषा कौशल में सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखंच इत्यते स अपरम भाषा कौशलम अस्ति। तो चिंतनम चिंतन ये सबसे अपर भाषा कौशल अस्ति है ना। अब बताओ गाइज 10 नंबर का क्या होगा? संस्कृत पाठ्यम क्रमे संवाद लेखनस्य मूल उद्देश्य अस्ति। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखनस्य, कोई भी संवाद को जो आप लिखते हो, इसका मूल उद्देश्य क्या है? सृजनात्मक क्षमता, गति लेखनम, व्याकरण परिशुद्धता, संप्रेषण कौशलानी। बताओ कौन सा होगा मेरे भाइयों और बहनों? बताओ। आप संस्कृत 8वां से ही पढ़ना छोड़ दिए हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं कीजिए। अब आपके YouTube पर आपका साथी आ चुका है। अब आपको संस्कृत में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बनेगा संस्कृत रसगुल्ला, बिना दांत वाला भी खाएगा। अब संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाऊ आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट इस उंगली को कष्ट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको संस्कृत का इसी तरह का धांसू वीडियो मिलता रहे और आप सीटेट को हिला के डोला दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। तो समझिए अब 10 नंबर का संस्कृत पाठ्यक्रम, यानी संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ये जो संस्कृत का जो करिकुलम है, इसमें जो संवाद लेखस्य है, यदि आपको कोई संवाद लिखना है, इसका मूल उद्देश्य, उसका मेन पर्पोज क्या होता है? गति लेखनम बिल्कुल नहीं। अब गति से लिखोगे ये उद्देश्य नहीं है। व्याकरण परिशुद्धता, व्याकरण को शुद्ध करोगे, ये भी उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य नहीं है। संप्रेषण कौशलानी, संप्रेषण अपने भाव को व्यक्त करोगे, इसका कौशल, ये भी नहीं। तो ये है सृजनात्मक क्षमता, ये आपका राइट जाएगा। तो संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लिखने जो दिया जाता है, इसका मूल उद्देश्य है सृजनात्मक क्षमता। आपका आंसर ए नंबर जाएगा राइट। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आपको आज का संस्कृत का यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप बिना कहे ही लाइक करेंगे, और आपसे सादर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और यारों में खूब शेयर करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि संस्कृत अधिकांशतः स्टूडेंट का कमज़ोर रहता है। इसीलिए आप संस्कृत वाले स्टूडेंट को ये सब तक पहुंचाइए, ताकि उसका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ख़त्म, तब तक मैं आपके लिए नित्य वीडियो बनाता रहूँगा। अब विशेष क्या बोलूं भाऊ, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से हजारों नहीं, लाखों धन्यवाद। आप 2022-23 का सीटेट 140 प्लस से क्रैक करो, ऐसा हमारी इच्छा है, और आप जल्दी से गवर्नमेंट टीचर बनो। जय हिंद, जय भारत।